अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट रेस के लिए तैयार हो रही थी कि मेरी मैनेजर रूथ ने मुझे नर्वसली देखा। अगर तुम्हारे डैड को पता लगा तो हम गए काम से। वो पक्का किसी चैरिटी फंक्शन में अवार्ड दे रहे होंगे कोई। वो तो हर चीज कंट्रोल करते हैं मेरी लाइफ में। ये मेरा तरीका है अपनी जिंदगी जीने का। अब सीधे बैठो। मैं तेजी से अपनी कार चलाने लगी और रूथ बहुत नर्वस हो गई। धीरे चलाओ योर रॉयल हाइनेस। कम ऑन, मजा तो अब आएगा। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और मेरी ब्रांड न्यू फेरारी हर कार को पीछे छोड़ते हुए रेस में सबसे आगे निकल गई। कहा था ना जीत जाऊंगी। तभी एक बड़ी सी वैन हमारे सामने आकर रुकी और लोग हमारी फोटोज खींचने लगे। भागने का टाइम आ गया। हाय, मैं हूँ पेनेलोपी, एक रियल लाइफ प्रिंसेस बेल्जियम से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे माँ बाप बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग थे। वो मेरा पूरा दिन प्लान करते, मुझे बोरिंग मीटिंग्स और डिनर्स में जाने के लिए कहते ताकि अपनी जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो जाऊं। मुझे स्कूल जाना और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना भी अलाउड नहीं था। बहुत ज्यादा दुखी थी अपनी लाइफ में। और उस दिन रेस में जो हुआ, उसके बाद तो न्यूज़पेपर्स में मुझे सब लोग क्रेजी प्रिंसेस कहने लगे। मीडिया में खबर फैल रही है, ये हमारी रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं है। आपकी रेपुटेशन? मैं फर्स्ट आई थी उसमें और ये लोग कह रहे हैं कि मैं सेकंड आई हूँ। अगर किसी की रेपुटेशन खराब हुई है ना तो वो है मेरी। बहुत हुआ, राजगद्दी पर अब तुम्हारे बैठने की बारी है। सुधर जाओ वरना शादी करवा दूंगा। मैं 17 साल की हूँ, आप शादी नहीं करा सकते मेरी। मुझे कम से कम 18 साल का होना चाहिए नियम के मुताबिक। राजा मैं हूँ और मैं ही नियम बनाता हूँ। तभी डैड का फोन बजा और वो चले गए और मुझे आगे कुछ कहने का मौका नहीं मिला। वैसे वो सीरियस तो नहीं थे, है ना? अगली सुबह मैं अपने प्राइवेट पूल में स्विमिंग कर रही थी कि रूथ विलियम के साथ वहाँ आई, डेनमार्क का प्रिंस और मेरे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त। मैंने बाहर निकलकर उसे गले लगाया। वाह, तुम तो बहुत ही सुंदर होती जा रही हो। काश तुम्हारे बारे में भी ये कह पाती। हम दोनों हंसे और डिनर पर मिलने का फैसला किया। लेकिन जब मैं डिनर हॉल पहुंची तो देखा वो मेरे पेरेंट्स से बात कर रहा था और वो सीरियस लग रहे थे। क्या चल रहा है? बहनी डार्लिंग, हम शादी का वेन्यू ही डिसाइड कर रहे थे अभी। ओह वाह, किसकी शादी हो रही है? हमारी। विलियम ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मुझे तो चक्कर से आने लगे। अचानक मैं विलियम को खींचकर बाहर ले गई। ये सब क्या बकवास है? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हमेशा से तुम्हें पसंद किया है और तुम्हारे पेरेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे दिक्कत है। मुझे नहीं शादी करनी तुमसे या किसी भी और से। मैं 17 साल की तो हूँ। इसलिए तुम यहाँ पर आए हो क्या? मेरे माँ बाप ने तुम्हें करने के लिए कहा? रुको, जवाब मत देना, मुझे पहले ही पता है। मैं मुड़ी और चली गई, विलियम को वहीं अकेला छोड़कर। और उस दिन के बाद पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। मैं पूरा दिन विलियम को अवॉइड करती। बात तो यहाँ तक आ गई थी कि मैं घर से भी नहीं निकल पा रही थी। ये पागलपन था। मैं सोच ही रही थी कि इस झंझट से कैसे निकलूं कि रूथ ने मुझे आकर कहा कि वो न्यूयॉर्क जा रही है किसी ऑफिशियल बिजनेस पे 1 साल के लिए। तुम जा नहीं सकती, मेरी साइड पर सिर्फ तुम ही तो हो यहाँ। तो मेरे साथ चलो, तुम्हें कोई जानता भी नहीं वहाँ, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना। सुनने में तो ये आइडिया अच्छा लग रहा था, पर मैं जानती थी कि मॉम डैड कभी नहीं मानेंगे। पर पूछने में क्या जाता है। तो अगले दिन मैं उनके कमरे में गई कि आमने सामने बात कर लें। मैं अपने स्कूल का आखिरी साल न्यूयॉर्क में करना चाहती हूँ और किसी को, स्पेशली विलियम को, इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। और हम क्यों सुनेंगे तुम्हारी? सुननी पड़ेगी अगर मेरी शादी करना चाहते हो। अगर ये मेरी सिंगल लाइफ का आखिरी साल है तो मैं उससे इस सब ड्रामे से दूर बिताना चाहती हूँ। घंटों बहस करने के बाद वो फाइनली मान गए और न्यूयॉर्क के सबसे अच्छे स्कूल में मुझे एनरोल किया, एक नकली नाम से, मिया। हफ्ते भर में मैं चली अपनी नई लाइफ की तरफ। पर न्यूयॉर्क में तो बहुत भीड़ थी। अगर रूथ नहीं होती तो मैं तो पहले ही दिन गुम जाती। थकान से चूर हो चुकी थी तो होटल पहुँचते ही मैं सीधे नहाने घुसी। लेकिन जैसे ही बाथरूम में घुसी तो देखा सिंक के नीचे कोई है। अगर तुम चोर हो तो बता देती हूँ, मुझे कराटे आता है। अच्छा, वो तो मैं जरूर देखना चाहूँगा, जैकी चैन। बाहर मत आना, सच में घुसा मार दूंगी मैं फटाक से जाकर रोप पहन कर आ गई। निकलो अब। वो लड़का धीरे धीरे बाहर की तरफ आया और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो लगभग बेहोशी हो गई। उसके जितना हैंडसम लड़का तो मैंने कभी नहीं देखा था। घूरना पूरा हो गया हो तो मैं जाऊं? मुझे और भी काम है। इतनी जल्दी नहीं मिस्टर। तुम जानते हो क्या हो सकता था अगर मैंने तुम्हें नहीं देखा होता? ये सरासर उल्लंघन है ह्यूमन राइट्स का। मुझे देर हो रही है, धरना दो, कैंडल जलाओ, तुम्हारी मर्जी, मेरा काम हो गया। ये कहकर वो चला गया। कितना बदतमीज था। उस रात मुझे जरा नींद नहीं आई और जब सुबह उठी तो थकी भी थी और चिढ़ी हुई भी। पहले दिन ही छुट्टी मार लेती अगर रूथ ने मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिया होता। जैसे ही मैं क्लासरूम में घुसी तो मैंने एक जाना पहचाना चेहरा नोटिस किया, वो हॉट प्लम्बर। और बदकिस्मती से सिर्फ एक वही था जिसकी बाजू की सीट खाली पड़ी थी। मैं ऐशर हूँ। क्या?
अगर तुम मेरा पीछा कर रही हो तो मेरा नाम जान लो तुम। सपने देखो, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, मेरा पहला दिन है। अब समझा कि तुमने उल्टी स्कर्ट क्यों पहनी है। मैंने नीचे देखा और वो सही था। ओह माय गॉड, जैसे उतना एम्बैरेसमेंट काफी नहीं था, एशर मेरा लैब पार्टनर भी निकला और वो बहुत ही ज्यादा अजीब लड़का था। मैंने उसे किसी से बात करते नहीं देखा और या तो वो किताबों में घुसा रहता या फुटबॉल खेलता रहता। अगर मैं उससे बात करने की कोशिश करूं तो वो बस पलट के वहाँ से चला जाता। इसकी प्रॉब्लम क्या थी? कुछ दिनों बाद स्कूल से आकर मैं आराम से रिलैक्स कर रही थी अपने होटल में कि तभी मेरे दरवाजे पर नॉक हुई। एशर, तुम अपने लैब के सामान की लिस्ट भूल गई थी। थैंक्स। वैसे तुम ये मुझे कल स्कूल में भी तो दे सकते थे। तुम्हारा पता नहीं, पर ये क्लास मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो गड़बड़ मत करना प्लीज। मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, दिखता है। एनीवे, गप्पे मारता तुम्हारे साथ, पर अपनी नाइट जॉब के लिए लेट हूँ। कुछ लोगों को लाइफ में काम भी करना होता है। क्या ये मुझे निकम्मा कह रहा था? एशर जाने ही लगा लेकिन मैं उसके पीछे भागी। हे जर्क, तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर है, लेकिन ऐसा है नहीं। हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम होते हैं, तो आज की बात मुझसे ऐसे बात मत करना। ये कहकर मैं वापस गई और दरवाजा उसके मुंह पे बंद किया। कितना बदतमीज टाइप का लड़का था ये, लेकिन जब मैंने इसके बारे में रूथ को बताया तो उसका अजीब ही रिएक्शन था। शायद वो तुम्हें पसंद करता है। क्या? नहीं, वो तो नफरत करता है मुझसे, पता नहीं क्यों, और इतना अकड़ो है वो। इतनी चिढ़ होती ना मुझे उससे सच में। और फिर भी अब तक हमने सिर्फ उसके बारे में बात की है। व्हाटएवर। कुछ दिनों के बाद हमारा एक सरप्राइज लिटरेचर टेस्ट हुआ जिसमें मैंने तो अच्छा किया, लेकिन एशर दुखी लग रहा था। और बाद में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने बहुत गड़बड़ कर दी और सब कुछ नीचे गिर गया। पक्का किसी बात को लेकर वो बहुत परेशान था। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम बस अपना काम करो। ठीक है, मैं बस पूछ ही तो रही थी। माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। बात यह है कि मेरे लिटरेचर पेपर में बहुत ही खराब नंबर आए हैं। अगर सुधार नहीं हुआ तो मैं स्कॉलरशिप पाने का हर मौका खो दूंगा। स्कॉलरशिप क्या होती है? एशर ने मुझे कंफ्यूज होके देखा और फिर सब कुछ समझाया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि लोगों को एजुकेशन के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। लाइफ में पहली बार मैं शुक्रगुजार थी कि मैं अमीर पैदा हुई। ठीक है, मैं हेल्प कर दूंगी। सच में? हाँ, लेकिन एक शर्त है, मुझे तंग करना बंद करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। जल्द ही एशर और मैं मेरे होटल में पढ़ाई करने लगे साथ में, और मैंने देखा वो वाकई बहुत बुरा था। मेरा प्यार एक लाल गुलाब की तरह है और वो जून में खिलता है। ऐसे कौन बात करता है? अब मेरा हाथ पकड़ो, मेरी आंखों में देखो और फिर से कहो, और प्लीज रोबोट के जैसे मत पढ़ो। एशर ने गहरी सांस ली और फिर अच्छे से पढ़ा, पर जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा मेरे पेट में गुदगुदी होने लगी। मेरा प्यार एक गुलाब की तरह है जो जून में खिला है, तुम्हारे सुर से मिला है। ये कैसा था? वाह, ये तो बहुत अच्छा था। हाँ कूल, ये तो अच्छा था, काफी अच्छा था एक्चुअली। मेरा दिल तो बहुत तेजी से धड़कने लगा था। आखिर ऐसा हो क्यों रहा था? ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। एशर और मैं अभी हाथ पकड़े हुए थे कि अचानक दरवाजा खुला और विलियम आ गया अंदर। तुम्हें 1 महीने के लिए छोड़ा और तुम किसी और के साथ होली, लेकिन इस गरीब के साथ ही क्यों? विलियम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, मैं अपने प्यार से मिलने आया हूँ। ओह शट अप, बंद भी करो इस नाटक को। अब निकल जाओ यहाँ से। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा लव। विलियम ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की पर एशर ने उसे रोक लिया। मुझे नहीं लगता मिया तुमसे मिलना चाहती है। अब अगर पिटना नहीं चाहते तो निकल लो यहाँ से। उसका नाम पेनेलोपी है। अगर लड़की पसंद करते हो तो उसका नाम तो जान लो। मैं जा रहा हूँ, पर बात अभी खत्म नहीं हुई है। विलियम के जाने के बाद एशर कंफ्यूजन से मेरी तरफ मुड़ा। वो क्या कह रहा था? एशर कंफ्यूजन से सुनता रहा और मैंने उसे पूरी बात बताई। वो क्या बात कर रही हो? तुम एक राजकुमारी हो। हाँ, आई एम सॉरी, मैं बस चाहती थी कि थोड़े टाइम नॉर्मल इंसान के जैसे रहूं। अचानक उसका हाथ मेरे हाथ से छुआ और मेरे पेट में तितलियां दौड़ने लगी। मुझे तहखाने में तो बंद नहीं करोगी ना मेरे पहले बर्ताव के लिए? कर सकती हूँ, अगर दोबारा तंग किया तो। उस दिन के बाद एशर और मैं और भी करीब आ गए। उसने वादा किया कि मेरा सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा और मैंने वादा किया कि मैं उसकी पढ़ाई में हेल्प करूंगी। हमारी बातें शुरू हुई तो मैंने जाना कि हम दोनों में बहुत कुछ कॉमन था। मेरे पेरेंट्स अपनी ही दुनिया में रहते हैं। मुझ में एम्बिशन हमेशा से था, पर पैसे नहीं थे, तो मैंने खुद ही आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढा। अब मुझे इंडिपेंडेंट होना पसंद है। काश मैं भी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकती। जी सकती हो, तुम्हें काम लेना होगा, हिम्मत से, दिल से। जब उसने मेरा हाथ अपने सीने पे रखा तो मैं देख सकती थी कि उसका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है।
मुझे उससे प्यार हो रहा था और जब उसने हैलोवीन पार्टी के लिए मुझे अपनी डेट बनने को कहा, मैं जान गई उसे भी ऐसा ही लगता है। सब कुछ अच्छा तो था, लेकिन हमेशा विलियम आसपास रहता था और मैं उससे बहुत चिढ़ती थी। जब मैंने अपने पेरेंट्स को उसके बारे में बताया तो वो तो उसको सपोर्ट करने लगे। तुम्हें खुश होना चाहिए, वो तुम्हें इतना प्यार करता है। मैं चाहता हूँ तुम वापस आओ और इस बेवकूफाना एडवेंचर को भूल जाओ। वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते थे? पार्टी के एक दिन पहले जब मैं स्कूल में गई तो देखा विलियम अपने घुटनों पर बैठा हुआ एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर। खूबसूरत फूल मेरी खूबसूरत डेट के लिए, कल तुम्हें 8 बजे लेने आऊंगा। कोई जरूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी डेट है। कौन? वो होटल वाला भिखारी? कम ऑन, तुम्हें एक प्रिंस चाहिए मेरे जैसा। रॉयल्टी के साथ रॉयल्टी ही जाती है और तुम ये जानती हो। अब बस भी करो विलियम, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अब तक कुछ कहा नहीं है, लेकिन अब बस हुआ। ये रॉयल्टी वाले लेसन्स न जाके मेरे पेरेंट्स को बताओ जो तुम्हें बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन मुझे अकेला छोड़ो। तुम पछताओगी। हाँ, देख लेंगे। उस शाम जब मैं पार्टी के लिए तैयार हुई तो मुझे विलियम का मैसेज आया। उसने कहा वो हमेशा के लिए जा रहा है और मैं तो खुश थी। पीछा छूटा। जब एशर मुझे लेने आया तो मैं तो हैरान हो गई उसे कार से निकलते देख। वो इतना हैंडसम लग रहा था। हम पार्टी में गए सिंड्रेला और प्रिंस चार्मिंग बनके। हम साथ में इतने अच्छे लग रहे थे कि लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। मूड और भी अच्छा हो गया जब एक स्लो गाना बजने लगा। तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। बस आज? तुम तो पहली नजर में ही मुझे पसंद आ गई थी और अब भी पसंद हो तुम मुझे। इसीलिए मेरे साथ इतना रूड बिहेव करते थे? ये एक तरीका था अपनी फीलिंग्स को काबू में रखने का। डरता था कि तुम मुझे मेरे गोल से भटका दोगी, पर मैं गलत था। एशर ने मुझे अपने पास खींचा और हमारे चेहरे बहुत करीब आ गए और उसने प्यार से मुझे गाल पे चूमा। गाना फिर से बदल गया और हमारा मोमेंट चला गया। चलो यहाँ से निकलते हैं। अच्छा आइडिया है। एशर ने मेरा हाथ लिया और मुझे स्कूल की छत पे ले गया, जहाँ से पूरी न्यूयॉर्क सिटी दिखती थी। ये बहुत खूबसूरत था। पेनी, मैं जानता हूँ कि तुम एक प्रिंसेस हो और मैं तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर सकता, पर क्या तुम मुझे डेट करके मुझे दुनिया का सबसे खुश इंसान बनाओगी? एशर के जैसे लड़के से मिलना तो एक सपने जैसा था और मैं बहुत लंबे समय के बाद इतनी खुश थी। पर इससे पहले कि मैं हाँ कह पाती, अचानक छत का दरवाजा खुला और वहाँ पर ढेर सारे प्रेस वाले आ गए। मेरी फोटोज खींचने लगे। क्या ये आपका नया बॉयफ्रेंड है पेनेलोपी? क्या आप इससे शादी करने के लिए क्राउन छोड़ देंगी? अपनी अंगूठी दिखाओ। मैं जाना चाहती थी पर कोई रास्ता ही नहीं था। तभी मुझे एक कैमरामैन मिला और मैंने उसे धर दबोचा। किसने भेजा तुम्हें? बताओ मुझे, वरना तुम्हारा करियर डुबा दूंगी। वो लड़का डर गया और उसने बताया कि उसे एक अनोनिमस टिप मिली थी किसी एशर से। हो ही नहीं सकता। मैं तुरंत एशर को ढूंढने में लग गई और मुझे वो पैसे लेते देखा एक मीडिया पर्सन से। ऐसा कैसे कर सकता था वो? पेनी, मेरी बात सुनो, ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है। मैं अंधी नहीं हूँ, मैंने तुम्हें पैसे लेते देखा है अभी। अगर पैसे चाहिए तो तुम्हें तो मुझसे मांग लेते ना। तुम तो विलियम से भी बदतर हो, कम से कम उसने झूठ तो नहीं कहा। एशर ने मुझे रोकने की कोशिश करी पर मैं रुकने के मूड में नहीं थी। फिर मैंने रूथ को कॉल करके कहा कि बेल्जियम के लिए मुझे प्राइवेट प्लेन में बिठा दे। उसे भी साथ लेना चाहती थी पर उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो ड्राइवर मुझे पैलेस की जगह हॉस्पिटल ले गया। क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? आप जल्दी ही जान जाएंगी रॉयल हाइनेस। मैं बहुत घबरा गई थी जब सिक्योरिटी मुझे हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में ले गई और वहाँ डैड लेटे थे। बड़ी सारी मशीन्स लगी थी। डैड, ओह माय गॉड, क्या हो गया? पेनी, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मॉम ने बताया कि डैड की तबीयत काफी टाइम से खराब चल रही थी। जब उन्हें पता लगा कि मैं रॉयल्टी के बाहर किसी को डेट कर रही थी तो उनसे सहा नहीं गया। आई एम सॉरी डैड, मैंने आपको निराश किया, पर मैं अपना सबक सीख गई हूँ। आप जो चाहते हैं वो करूँगी। मैं चाहता हूँ कि तुम राजगद्दी संभालो और विलियम से शादी कर लो। वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है हनी। मैं डैड की बात से सहमत तो नहीं थी पर दिल पर पत्थर रख के मान गई। मेरी शादी और राज्य अभिषेक की खबर आग की तरह फैल गई। मॉम ने एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान किया जहाँ दुनिया भर से रॉयल फैमिलीज आई थी। जब मैंने अपना वेडिंग गाउन पहना तो मेरा दिल दुख से भर गया। एशर मेरा इकलौता प्यार था, पर अपने परिवार के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। मैं शादी के लिए आगे बढ़ रही थी कि रूथ चर्च में भागते हुए आई। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। रूथ, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे शादी करनी पड़ेगी अपने परिवार के लिए। अरे ड्रामा बंद करो, ये तुमसे प्यार नहीं करता है, सिर्फ पैसे के लिए तुम्हारे साथ है। रूथ ने सबको बताया कि मेरे जाने के बाद वो मेरे होटल मेरा सामान लेने गई और देखा विलियम वहाँ पर था, पर उसने तो कहा था वो जा चुका है। यही तो मैं भी सोच रही थी, तो मैंने उसका पीछा किया और देखा वो क्लब में दूसरी लड़कियों के साथ मेकआउट कर रहा था।
उसने फिर बताया कि विलियम के पेरेंट्स तो कंगाल हो चुके थे और वो ये शादी सिर्फ पैसे के लिए कराना चाहते थे। ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रही है। यही था जिसने मीडिया को तुम्हारे बारे में बताया, पैसे के लिए। मैंने विलियम की तरफ देखा जो सफेद पड़ चुका था। सच बताओ अभी। ठीक है, मैंने किया है ये और मुझे दुख नहीं है इसका। तुम उस भिखारी को कैसे चुन सकती हो? मैं रॉयल्टी हूँ। मैंने खींच कर उसे तमाचा मारा। कसम से विलियम, अगर तुमने रॉयल्टी एक और बार कहा ना तो अरेस्ट करवा कर जेल में फेंकवा दूंगी मैं। अब अगर तुम में जरा भी शर्म बाकी है तो अपने पेरेंट्स को लो और निकल जाओ। उस रात जब मैं पैलेस पहुंची तो मॉम डैड मुझसे माफी मांगे जा रहे थे और ये डिसाइड किया कि मैं राजगद्दी पर बैठूंगी, पति हो या ना हो। लेकिन उसके पहले मुझे एक और काम करना था। रूथ, जानती हूँ, ये रहा तुम्हारा टिकट, जाओ उसके पास। मैंने उसे हक किया और तुरंत न्यूयॉर्क के लिए निकल गई और सेम होटल में गई। रूम में पहुंचकर मैंने सिंक ढीला कर दिया और खासकर एशर के लिए पूछा, एक्सक्यूज मी, कोई है यहाँ? मैं यहाँ हूँ, मुझे पेचकस पकड़ाना प्लीज। मैम आप बाहर आएंगी प्लीज? ठीक है, जरा मैं। आओ पेनी, क्या कर रही हो यहाँ तुम? बाहर निकलो वहाँ से। तुम्हें चोट लगी है? उतनी नहीं जितनी मैंने तुम्हें पहुँचाई है। तुम पर भरोसा ना करने के लिए माफ कर दो। रूथ ने मुझे बताया कि ये सब विलियम का किया धरा था। मैं बस उन्हें पैसे देकर भगा रहा था। अब जानती हूँ मैं। तो क्या तुम मुझे माफ करते हो या ऑर्डर देती हूँ मुझे माफ करने का, क्योंकि अब मैं रानी बन चुकी हूँ ना। एशर ने मुझे किस किया और ये बिल्कुल वैसा था जैसे मैंने सोचा था।